हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर, एलिगेंस क्लिनिक में बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, तो स्काल्प के अलावा और कहाँ कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जहाँ पे बाल्डनेस होती है बालों की, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी किसी को बियर्ड नहीं आती है या बियर्ड का शेप अच्छा नहीं है, तो वैसे केस में बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। किसी किसी को मूछें बराबर नहीं है तो मुस्टाच ट्रांसप्लांट हो सकता है। किसी किसी को स्कार है, बचपन में गिर गए थे, वहां पे बाल नहीं आता है, दाढ़ी नहीं आती है, या फिर किसी को जलने की वजह से वहां पे बाल नहीं आ रहे हैं, किसी को कैंसर में इतना चेहरे का गाल निकल गया है, वहां पे बाल नहीं आ रहे हैं। तो वैसे हर एक इंडिकेशन के लिए जहाँ पे नेचुरली बाल है और किसी कारणवश आपको बाल नहीं आ रहे हैं, तो वैसे में आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। माने सर के अलावा जहाँ पे भी आपको चाहिए कि यहाँ पे नेचुरली बाल होते हैं और नहीं है, वैसी सब जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर, लोगों को अच्छी बियर्ड क्यों चाहिए? तो आप सोचिए कि आपको इसमें से किस साइड बेस्ट लगती है। तो दोस्तों, ये पर्सनल चॉइस होती है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े होद्दे पे जो होते हैं, वो सब लोग क्लीन शेव प्रीफर करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे यंग लोग होते हैं जो फैशनेबल हैं, अभी उनकी टीन्स में हैं, जो कॉलेजन्स हैं, या जो मॉडल्स हैं, वो बियर्ड लुक प्रीफर करते हैं। तो क्या कौन सी बेस साइज बेस्ड है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्चर में रह रहे हैं, कौन सी जगह पे हैं, आप कौन से प्रोफेशन में हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो जो बियर्ड है वो आपको एक मैनली लुक देती है, एक मैच्योर लुक देती है। आप अगर ये फोटो ही देखते हैं तो ये काफी यंग लगता है, जबकि ये एक मैच्योर आदमी दिखता है। तो सेम फोटो है, फोटोशॉप किया हुआ है, ये जो है पूरा बियर्ड डाला हुआ है, तो ये लड़का दिखता है जबकि ये मैच्योर मैन दिखता है। तो वो आपको एक मैनली लुक देता है, एक मैच्योर लुक देता है। ज्यादातर इट रिलेट्स टू फर्टिलिटी, कि ये आदमी जो है वो काफी उसका सब हॉर्मोन्स बहुत बढ़िया है, और मेल उसका जो मर्दानगी है वो बहुत अच्छी है। तो वो एक दाढ़ी अच्छी होती है तो लोग ऐसा सोचते हैं। काफी बार रिलीजियन डिमांड होती है, जो सिख होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं, अगर उनको दाढ़ी अच्छी नहीं आ रही है और उनको जब भी वो सोचते हैं कि मुझे दाढ़ी रखनी है, तो वो भी ट्रांसप्लांट, काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास, काफी सारे बच्चे ऐसे मुस्लिम्स आके गए हैं कि जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है कि भाई हमें दाढ़ी उगानी है, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट की बियर्ड की जरूरत पड़ती है। काफी बार मॉडल्स को ऑक्यूपेशनल डिमांड रहती है, और जैसे मैंने आगे बताया कि किसी एक्सीडेंट का स्कार है, कैंसर सर्जरी हुई है, या इन्फेक्शन में या बर्न्स में आपका चमड़ी निकल गया था और अभी वहां पे बाल नहीं आ रहे हैं बियर्ड में, तो आपको बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और काफी बार वो पर्सनल चॉइस भी हो सकता है कि मुझे अच्छी बियर्ड चाहिए तो आई कैन गेट इट, तो वो एक पर्सनल चॉइस से भी लोग बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो फिर ऐसे लोग क्यों आते हैं? बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लोग जो आते हैं, आपको मैं यहाँ पे थोड़े फोटो दिखाना चाहूंगा कि क्या ये बियर्ड उसकी कम है तो ये लड़का हैंडसम नहीं दिख रहा है, या ये जो है वो गुड लुकिंग नहीं है। इनकी भी पेची बियर्ड है, लेकिन क्या वो अपीलिंग नहीं है? इनको कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी भी बियर्ड नहीं है। ये जो लड़का है काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे बियर्ड नहीं है। तो जिनको अपनी बियर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, या जिनका ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर यही लड़के को ऐसा लगे कि मुझे तो बकरा दाढ़ी है, ऐसा डिप्रेशन आ जाए, या वो कॉन्शियस हो जाए, या उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे पूरा दाढ़ी चाहिए, तो फिर उसको हेयर ट्रांसप्लांट बियर्ड में करना पड़ता है। इसका मतलब जिनकी लाइट बियर्ड है वो सबको बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सभी लाइट बियर्ड वाले लोगों को बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट है,
वो ही लोगों को बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। सर ये लाइट बियर्ड के कारण क्या क्या होते हैं? लाइट बियर्ड के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से पहला कारण है जेनेटिक्स। आप अपनी बियर्ड कैसे आएगी वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपके जेनेटिक्स डिसाइड करता है, आपका मेल हार्मोन और आपके बालों का रिएक्शन डिसाइड करता है। तो आपके पापा को या आपके फैमिली में कैसी बियर्ड चली आ रही है उसके हिसाब से ही आपको बाल उगेंगे। आपको ऐसे एकदम से बहुत ज्यादा बाल अगर किसी को नहीं है फैमिली में, तो आपको भी इतने सारे बाल उगना पॉसिबल नहीं है। तो जीनेटिक्स सबसे मेन इम्पोर्टेंस है कि बाल आपको कौन सी एज में उगे, कितने उगे, कहाँ पे उगे, कितने घने उगे कि नहीं उगे, वो सब अपना जीनेटिक्स से डिसाइड होता है। तो किसी का जीनेटिक्स ऐसा होता है कि उनको बियर्ड लाइट रहती है। अगर किसी की बियर्ड आई है तो उनको फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से बियर्ड कम हो गई हो, या फंगल इन्फेक्शन का पैच पड़ा हुआ हो, या किसी को जो उंदरी करके हम रोग बोलते हैं, मैंने एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें से एक स्पेसिफिक बग से आपके बाल चले जाते हैं, या फिर किसी को थायराइड डिजीज है, या विटामिन की डेफिशिएंसी है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे में आपकी बियर्ड या तो लाइट हो सकती है या उसमें पैच पड़ के वो पैची बियर्ड बन सकती है। सर आजकल बियर्ड ट्रांसप्लांट क्यों इतने हो रहे हैं? तो बियर्ड ट्रांसप्लांट क्यों हो रहे हैं उसके पीछे ये आदमी है, क्योंकि जब से इसने फैशन रखी है बियर्ड की, तब से काफी लोगों ने फैशन रखी है बियर्ड लगने की। आजकल आप काफी सारे यंग लड़कों को देखते होंगे जो ऐसे बियर्ड लेके घूमते हैं घर में। काफी सारे लोगों को बोलते भी होंगे कि बियर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी लोग होते हैं अपनी चॉइस से, अपनी शौक के लिए बियर्ड रखते हैं। तो जब भी एक ट्रेंड अभी चला है कि बियर्ड रखनी है और जिसको नहीं आ रही है, तो वो काफी कॉन्शियस हो जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं कि इसका कोई उपाय है कि नहीं है। तो इसका जब एक शॉर्ट उपाय अगर आपको मिलता है तो लोग ये प्रोसीजर करवाते हैं। इसलिए आजकल बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट बहुत प्रचलित है। सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, माने प्री रिक्विजिट्स हैं, माने पेशेंट्स को क्या लेके दिमाग में लेके या तैयारी करके आना पड़ता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसमें सबसे पहला होता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। माने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो रियल होना चाहिए। माने मैं आपको 2 फोटो दिखाऊंगा कि पेशेंट ऐसा लेके आते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन होता है ये, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट से एक ही सीटिंग में ज़्यादातर पॉसिबल नहीं रहता है। तो उनको समझना चाहिए कि ये जो मॉडल्स होते हैं जिनको देख के वो इंस्पायर हुए हैं, वो सबकी ये नेचुरल बियर्ड होती है, या तो उन्होंने अंदर कुछ कलर भी लगाया हो तो भी हमें पता नहीं रहता है। इनके जो फोटो इंटरनेट पे होते हैं वो सब फोटोशॉप किए हुए होते हैं। ये मॉडल्स होते हैं तो उनको मेकअप भी किया होता है। तो जो ये सब दिख रहा है वो सही में होता नहीं है। लेकिन काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा है लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ऐसा हो जाएगा, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी बियर्ड का एरिया देखें, देखो यहां से अगर मैं इतनी बियर्ड रखता हूं तो ये एरिया आप देखिए, किसी को अगर ग्रेड 6 का बार्डनेस है, माने यहां तक जो आदमी गंजा हो गया है, उसमें जितने बाल चाहिए उतने बाल आपको बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर है वो काफी डिमांडिंग प्रोसीजर है, उसमें काफी सारे बालों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने जो पेशेंट सोचते हैं कि मुझे पूरा नेचुरल रिजल्ट मिल जाएगा एक ही बार में, वो पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी उससे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आपको माने आप खुशी नहीं होगी, रिजल्ट तो आपको जो नेचुरली मिलता है वो ही मिलेगा, लेकिन आपको खुशी नहीं होगी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
उसके अलावा जो आदमी ऑपरेशन करा रहा है वो हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई जात का रोग नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्टेबल माइंड का होना चाहिए और सर्जरी को विथस्टैंड कर सके वैसा होना चाहिए। उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास एक अच्छा सा परमानेंट डोनर एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास परमानेंट डोनर एरिया नहीं है तो आप बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर बाल ही नहीं है तो डॉक्टर किसी और के बाल तो आपको डाल नहीं सकता, आपके खुद के बाल ही चाहिए। तो एक परमानेंट डोनर एरिया आपका होना जरूरी है। दूसरा, हम जो एज अ डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको अगर नो या मिनिमल जीनेटिक हिस्ट्री ऑफ बार्डनेस इन स्काल्प, माने आपके जो आपका जो सर है माने वहां पे आपको आपकी हिस्ट्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके गंजेपन की, आपकी फैमिली में। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि मेल हार्मोन की वजह से दाढ़ी के बाल आते हैं और उसी मेल हार्मोन की वजह से सर के बाल जाते हैं। तो जिसको दाढ़ी नहीं आई है उनके काफी बार ऐसा देखा गया है तो उनको सर पे हेयर लॉस नहीं होता है, माने जिसकी दाढ़ी नहीं है उनको सर में हेयर लॉस नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी हमने लोग देखे हुए हैं कि जिनको दाढ़ी भी कम आ रही है लेकिन काफी सारे बाल सर से भी गए हैं। तो उनको फिर डिसाइड करना जरूरी है कि ये जो परमानेंट डोनर एरिया मैंने बताया वो एक ही होता है और उसमें से एक बार लिमिटेड ही आप बाल निकाल सकते हैं। या तो आप उसको सर के लिए रखो या बियर्ड के लिए यूज कर लो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बियर्ड अच्छी चाहिए कि सर पे बाल चाहिए। तो जिसके पास मिनिमम हेयर लॉस है या जिसको हेयर लॉस है ही नहीं, वैसे लोग परमानेंट डोनर एरिया का बियर्ड में प्रयोग करें तो वो कोई वादा नहीं है। लेकिन अगर जिसको सर में गंजापन आने वाला है, उसके पापा को है, चाचा को है, अगर वो अर्ली एज में बियर्ड ट्रांसप्लांट करा के अपना डोनर एरिया खराब कर लेता है, यूज कर लेता है, तो फिर उसको जब सर में गंजापन पड़ेगा तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल नहीं मिलते हैं। तो हम पेशेंट्स को पूछते हैं जब भी वो आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि आपके फैमिली में किसी को तो गंजापन नहीं है ना। दूसरा है कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट एक डेलिकेट प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि सर पे तो नीचे स्कल होता है, हड्डी होती है और वहां पे वो मजबूती रहती है, जबकि बियर्ड में जो है नीचे मांसपेशी रहती है, तो वहां पे ब्लीडिंग होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। दूसरा होता है कि बियर्ड का जो पार्ट है, जब भी हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो पार्ट मूव होता है। तो वो जो आदमी रेडी है टेक करने के लिए, मैंने अपना केयर करने के लिए जो आदमी रेडी है, वैसे पेशेंट्स को हम ऑपरेशन करके देते हैं। दूसरा, उनको ऐसा कोई रोग नहीं होना चाहिए, माने आपको एक्टिव फंगल डिजीज है या एक्टिव एलोपेशिया एरिएटा जो उंदरी बोलते हैं वैसा कुछ है, या आपको कोई और एक्टिव रोग है वहां पे, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट बियर्ड में नहीं कर सकते हैं। और प्रिफरेबली वो स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करते होने चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बालों की जो सप्लाई करने वाली, ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नली सिकुड़ जाती है और जो नए बालें डाले हैं उसको ब्लड नहीं मिलता है। तो इसलिए स्मोकिंग करने वाले लोगों को रिजल्ट कम मिलता है, इसलिए उनको हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अवॉइड करते हैं। तो ये सब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हेल्थी इंडिविजुअल, अच्छा परमानेंट डोनर एरिया, सर में बाल की मैंने सर में हेयर लॉस की हिस्ट्री ना होना और कोई रोग नहीं होना और स्मोकिंग अल्कोहल ना होना, ये सब रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। सर, बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं? ये एक छोटा सा एनिमेशन है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले बियर्ड कैसी चाहिए पेशेंट को उसका हम मार्किंग करते हैं। उसके बाद उसको एनेस्थेसिया देते हैं। पीछे से जहां से एफयूई से बाल निकालने हैं या एफयूटी से बाल निकालने हैं तो परमानेंट डोनर एरिया से बाल निकालते हैं। उसके बाद जो एरिया में बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करना है वहां पे हम होल बनाते हैं नीडल से बालों के फॉलिकल को डालने के लिए, और फिर उसमें फॉलिकल डाले जाते हैं और आफ्टर 6 months to 1 year आपको बियर्ड वहां पे उगती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे हम यहाँ पे अगर गंजापन है और हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे काफी डिमांडिंग प्रोसीजर है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। सर, इसके लिए डोनर एरिया कौन कौन सा होता है? तो बियर्ड एरिया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे मेन है परमानेंट डोनर एरिया ऑफ स्काल्प। आप सब जानते हैं कि ये जो पीछे के जो बाल होते हैं,
कोई भी गंजे आदमी के जाते नहीं है, माने वो परमानेंट डोनर एरिया होता है जिसमें से हम हेयर ट्रांसप्लांट करके स्काल्प में भी बाल डालते हैं, तो वो ही बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में भी यूज होते हैं। हालांकि बियर्ड के हेयर होते हैं वो काफी थिक होते हैं स्काल्प के बाल से, ये ट्रायंगल बाल होते हैं जबकि ये राउंडिंग होते हैं। लेकिन एक बार अच्छे डॉक्टर के पास अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो ज्यादा पता नहीं चलता है कि आपको ये बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की हुई है। तो टेक्निकली बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बेस्ट डोनर एरिया है आपका पीछे का परमानेंट जोन, और इसीलिए हम यंग लड़कों में या फिर जिनको सर में गंजापन की हिस्ट्री है उनको पहले पूछते हैं कि आपको ये एरिया यूज करना है क्या। इसके अलावा जो नेक पे बियर्ड होती है, आपका जो बियर्ड आप देखें तो ये एरिया पे जो दाढ़ी होती है वो हम जब सामने देखते हैं तो ये दिखता नहीं है। तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट जब किसी को सर में ज्यादा बाल चाहिए तो यहाँ से हम बाल निकाल के यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि हमने आगे बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में समझा तो छाती से बाल लेके डालते हैं, वैसे बियर्ड से भी हेयर लेके डालते हैं। तो जिसको कॉस्मेटिकली रिक्वायरमेंट है तो आप देखेंगे आगे प्रेजेंटेशन में कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कॉस्मेटिकली इम्पोर्टेंट है, ये एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा बाल है और यहाँ नहीं आ रही है तो यहाँ से भी बाल लेके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट के बाल हम काफी बार बियर्ड के लिए थोड़े बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है स्काल्प के हेयर ट्रांसप्लांट। सर इसमें कौन सा एरिया में ज्यादा ध्यान दिया जाता है? आप जैसे देख रहे हैं बियर्ड के लिए कॉस्मेटिक यूनिट्स बने हुए हैं। ये इसको मूछ बोलते हैं, इसको गोटी या दाढ़ी का भाग बोलते हैं। ये जो है चीक है, ये मैंडिबुलर रीजन है, ये नेक का बियर्ड है, ये जो है दाढ़ी के नीचे का बियर्ड है। तो आप ये जो 6 नंबर देख रहे हैं वहां की दाढ़ी इतनी इम्पोर्टेंट नीचे के पार्ट में नहीं रहती है। तो अगर पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको मार्किंग करने के लिए देते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप कितना बियर्ड का हेयर लाइन रखें, क्योंकि काफी सारे लोग बियर्ड ऐसे काफी ऊपर चाहते हैं तो बियर्ड के हेयर में रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट देख के उनके साथ में प्लान करके हम बियर्ड का मार्किंग करते हैं। सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कौन कौन सी मेथड से किया जाता है? तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज्यादातर स्काल्प के बाल यूज किए जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि स्काल्प के बाल यूज करने के लिए FUT और FUE दोनों ही मेथड यूज की जाती है। हमारे YouTube चैनल पे हमारी दोनों ही वीडियो अवेलेबल है FUT और FUE की। FUT वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि क्यों इतना पार्ट को काटना है, क्यों टाँके लेने हैं। तो ये जो FUT मेथड है उसमें पीछे से चमड़ी निकाली जाती है थोड़ी सी, और वो जो घाव बनता है उसको टाँके लेके अच्छे से सिल दिया जाता है जिससे कि वो पीछे दिखता नहीं है आपका। और वो बालों को एक एक करके हम अलग करते हैं और फिर बियर्ड में डालते हैं। तो उसका फायदा क्या है कि जहाँ की आपकी चमड़ी ली गई है इसके अलावा आपका ऊपर का और नीचे का जो डोनर एरिया है वो नॉर्मल रहता है। माने अगर ज्यादा अर्ली एज है या जिनको घर में सर पे बाल्डनेस की हिस्ट्री है वैसे लोगों को फ्यूचर में सर में डालने के लिए बाल चाहिए रहेंगे, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप FUT मेथड यूज करो जिससे कि आपको फ्यूचर के लिए बाल मिल सके। क्योंकि ये FUT मेथड प्लास्टिक सर्जन ही कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इसके लिए। और आप देखें कि इंडिया में प्लास्टिक सर्जन की काफी अभी 1200 प्लास्टिक सर्जन है 130 करोड़ में। उसके कंपैरिजन में काफी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो FUT नहीं करते हैं और FUE करते हैं। काफी सारे प्लास्टिक सर्जन भी ऐसे हैं जो FUE करते हैं। और FUE जो है उसमें कोई आपको एक लीनियर स्कार नहीं आता है, मैंने कोई चीरा या चमड़ी निकाली नहीं होती है। उसमें ड्रिल की मदद से एक एक करके बाल वहां पीछे से निकाला जाता है। तो ये जो है FUE पर्सनल चॉइस है। पेशेंट जो है वो ऐसा चाहता है कि मुझे पीछे कोई टाँके का निशान नहीं चाहिए। ज्यादातर प्लास्टिक सर्जरी से जो टाँके लिए जाते हैं आपको पता है कि दिखते नहीं है, तो FUT का स्कार भी दिखता नहीं है। लेकिन ये जो FUE है बहुत ज्यादा मार्केटेड किया गया है स्कारलेस और स्टिचलेस
मेथड, क्योंकि उसमें स्कार नहीं होता है ऐसा नहीं है। स्कार तो होता है, जहां से बाल निकाला वहां पे राउंडिंग स्कार होता है, लेकिन एक लीनियर स्कार नहीं होता है और वहां पे कोई टांके नहीं लगते। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है, माने कि उसमें ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, जबकि इसमें टांके लिए जाते हैं तो लोगों को ये ऑपरेशन लगता है, इसलिए ऑपरेशन नहीं लगता है। इसका जो FUE का जो मेन एडवांटेज वो है कि आप दाढ़ी के नीचे से, मैंने जहां बताया, या चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कट नहीं लगा सकते, वहां पे FUT नहीं कर सकते। तो सर के अलावा जहां से अगर बाल लेने हैं तो FUE सबसे एडवांटेज है। लेकिन FUE का एक डिसएडवांटेज जो है वो लोग बताते नहीं है ज्यादातर, वो ये है कि FUE एक बार आपने जो एरिया से कर लिया वहां से आपकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है। वहां पे जैसे FUT में मैंने बताया कि जहां पे कट है उसके ऊपर और नीचे की डेंसिटी नेचुरल रहती है, जबकि इसमें पूरा ही आपका डोनर एरिया, अगर आप अच्छा बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको करीबन 3,500 से 4,000 ग्राफ्ट चाहिए। तो उतने लेने के लिए FUE से आपका पूरा ही परमानेंट डोनर एरिया यूज हो जाता है और दूसरी बार आप FUE से हेयर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आपको टेलर मेड डिसीजन लेना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल पेशेंट की डिमांड क्या है, पेशेंट को हेयर लॉस की हिस्ट्री है कि नहीं है, पेशेंट ऑपरेशन से घबरा रहा है कि नहीं है, उसको पीछे एक लीनियर स्कार आया है तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो आगे दूसरी बार हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है कि नहीं चाहता है, उसको डेंसिटी कितनी चाहिए, हेयर लाइन उसको कितनी ऊंची चाहिए, वो सब बातों पे डिपेंड करके हम FUT और FUE का डिसीजन पेशेंट के ऊपर छोड़ते हैं, उसको सब एक्सप्लेन करने के बाद। सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट की रिकवरी कैसे होती है? इसमें करीबन 5 से 7 दिन आपको हल्का सा स्वेलिंग रहता है, आपको खाली लिक्विड या बहुत ही सॉफ्ट डाइट लेना पड़ता है, आपको जो इरिगेशन का फ्लूइड हम देते हैं उससे पानी छिड़कना पड़ता है, वहां पे छूना नहीं है। और तीसरे दिन पे हम क्लिनिक पे आपको बुलाते हैं आपको फेस वॉश आपका करने के लिए। 10 दिन पे आपके जो पिगमेंट्स जैसा कलर रहता है वो निकल जाता है और शेडिंग फेज चालू होता है। शेडिंग फेज क्या होता है कि 10 से 15 दिनों में आपके जो डाले हुए बाल हैं वो सब गिर जाते हैं। उसके बाद आपको उसका रूट अंदर बचा रहता है, खाली बाहर के बाल चले जाते हैं, तो वो रूट आराम में चला जाता है, सो जाता है अपने आप। तो उसके लिए हमें हेयर ग्रोथ की मेडिसिन और मिनोक्सिडिल वहां पे चालू रहती है। तीसरे मंथ पे जब उसकी ग्रोथ साइकिल आती है तो वो सोए हुए सब बाल धीरे धीरे करके वो उगना चालू कर देते हैं आपकी बियर्ड पे। और फाइनली 8 मंथ से 1 ईयर तक आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है जब आप अपनी नेचुरल और बहुत अच्छी बियर्ड आप पा सकते हैं। सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के एडवांटेज क्या है? तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के एडवांटेज है कि आपको परमानेंट ग्रोथ मिलता है, आपको एकदम अच्छे क्लिनिक पे अच्छे डॉक्टर के पास कराया तो आपको नेचुरल लुकिंग रिजल्ट मिलते हैं। ये जो डेंसिटी आपके अगर कम है तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके बियर्ड अनइवन है तो उसका शेप आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बियर्ड का शेप की वजह से आप अगर डिस्टर्ब रहते थे तो अगर बियर्ड अच्छी आ जाती है तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल और काम में परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप ये जो ग्रो की हुई बियर्ड को शेव भी कर सकते हैं और उसको वापस उगा भी सकते हैं, क्योंकि वो आपके नेचुरल बाल हैं। आप जब चाहे अपनी खेती है उगा लें, जब चाहे आप निकाल दें। और आप ये बालों को स्टाइल कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं और ग्रूम कर सकते हैं, उसमें बियर्ड जेल लगा सकते हैं, नेचुरल बाल की तरह आप बियर्ड को ट्रीट कर सकते हैं। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को क्या क्या समझना जरूरी होता है? तो जो मैंने आगे बताया वही रिपीटेशन है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचुरल डेंसिटी जो मॉडल्स में दिखती है वो एक सिटिंग में पॉसिबल नहीं होता है, तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेशेंट को होना चाहिए। ये काफी बड़ा ट्रांसप्लांट है, मैंने जैसे बताया कि ग्रेड 6 के बाल्डनेस जितने बाल इसमें चले जाते हैं, तो काफी सारे बाल आपके यूज हो जाते हैं इसमें। काफी बार ऐसा होता है कि सेकेंडरी टचअप या उसमें सेकंड सिटिंग भी आपको रिक्वायरमेंट लग सकती है। और आपको अगर डोनर एरिया में बाल चले जाएंगे, जैसे कि 20-25 साल के बाद आपके अगर पीछे का डोनर एरिया आपकी जेनेटिक्स की वजह से खाली हो रहा है, तो ये बियर्ड के बाल भी उस टाइम पे काफी कम हो सकते हैं।
सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर या क्लिनिक को कैसे सिलेक्ट करें? तो यहाँ पे सवाल है कि डॉक्टर या क्लिनिक कैसे सिलेक्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि क्लिनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। ज्यादातर लोग क्लिनिक्स की चेन देख के कि ये नाम की क्लिनिक है, ये चेन की क्लिनिक है, बहुत बड़ी चेन है, आप वहां जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो वो सब कॉर्पोरेट्स होते हैं, लेकिन वहां पे आपको कौन ऑपरेट करने वाला है आपको पता नहीं रहता है। तो बेस्ट इज हाउ टू सिलेक्ट अ डॉक्टर फॉर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट। वो मैं तो बोलता हूँ बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट क्या, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको डॉक्टर सिलेक्ट करना है, क्लिनिक सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए, क्योंकि बियर्ड का जो हेयर डायरेक्शन होता है वो सब अलग होता है। बियर्ड डायरेक्शन एक ही दिशा में नहीं होता है, जहाँ पे आपके कान के नीचे की दिशा अलग होती है, आपके मैंडिबल की दिशा अलग होती है। तो बियर्ड पे जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए। क्लिनिक में क्लीनलीनेस और स्टरिलिटी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन वो सब हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये वो नॉलेज का प्रोसीजर होना चाहिए, हेयर डायरेक्शन का भी उनको डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए। उनके यहाँ पे ऐसी प्रोसीजर होनी चाहिए कि ये पेनलेस हो जाए। अगर आपको प्रोसीजर का रिजल्ट अच्छा मिलता है लेकिन प्रोसीजर आपकी पेनफुल रही तो उसका फायदा नहीं है। वो डॉक्टर को आप मिल ले और इनसे ही ऑपरेशन कराए जो आपको कॉम्प्लिकेशंस और फेलियर आपको कंसल्टेशन में समझा दे, क्योंकि आपको ख्वाब दिखा के आपको फंसाने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर सही होगा वो ही आपको सब कॉम्प्लिकेशंस और फेलियर समझाएगा। आपका जो डॉक्टर आपको आगे ऑपरेट किए हुए पेशेंट्स के रिजल्ट दिखाए उनके पास जाइए। डोंट गो विद द नेम ऑफ द चेन, बहुत बड़ी चेन है इसलिए वहां जाएंगे, काफी लो बजट है इसलिए वहां जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको हो सकता है कि कम रिजल्ट की तरफ ले जाए, और जो आपके बाल एक बार यूज हो गए वो वापस यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए पहली बार में सही हेयर ट्रांसप्लांट कराए। दूसरा कि ऑलवेज विजिट द क्लिनिक योरसेल्फ, आप खुद जाए क्लिनिक पे, वो डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, उनकी डिग्री क्या है, क्या उनकी ट्रेनिंग है, सब खुद चेक करें। तो मेरे ख्याल से अच्छा कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन या जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करना स्काल्प पे और बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करना वो दोनों डिफिकल्ट चीज, दोनों अलग चीजें हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट में भी जो अगर कोई बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है वैसा ही डॉक्टर आप सिलेक्ट करें, तो बेस्ट है आप कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को सिलेक्ट करें। सर बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है, ज्यादा आपको थोड़ी सी हल्की स्वेलिंग या पेन या उजिंग हो सकती है, क्योंकि ये एरिया में काफी वेस्कुलरिटी होती है। जो हम मिथिलीन ब्लू लगाते हैं या जो ऑपरेशन होते हैं उसकी थोड़ी सी पिगमेंटेशन रह सकती है। इतने सारे 3-4 हजार होल आपके हुए हैं, तो किसी की चमड़ी ऐसी होती है जो पिगमेंट बनाती है, तो आपको पिगमेंट वहां पे बन सकता है, हल्का हल्का कोबल स्टोनिंग हो सकता है। ये कोबल स्टोनिंग जो है वो सबसे मेन चीज है नेचुरल लुक के लिए। कोबल स्टोनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब एफयूई से आप अंदर बाल डालते हैं तो एफयूई में बालों के ऊपर थोड़ी सी चमड़ी रहती है, तो जब आप बाल सीधे सीधे डाल देते हैं तो जो हेयर ग्राफ्ट आपने लिए हुए हैं उसकी चमड़ी और बियर्ड की जो नेचुरल चमड़ी है वो मैच नहीं होती है, तो वहां पे आपको थोड़ी थोड़ी फुंसी फुंसी जैसा दिख सकता है। तो एफयूई जो मेथड होती है उसमें कोबल स्टोनिंग का चांसेस ज्यादा रहता है, जबकि एफयूटी में वो चमड़ी हम डिसेक्ट कर लेते हैं। और एलिगेंस क्लिनिक में तो हम एफयूई निकालने के बाद भी उसके ऊपर की जो चमड़ी है वो ऑलरेडी निकाल देते हैं, जिससे कि आपको कोबल स्टोनिंग ना हो। इसके अलावा किसी किसी को एक्सपेक्टेशन से कम हेयर ग्रोथ मिल सकता है। अगर किसी को केलोइडल टेंडेंसी या ऐसा कुछ है तो उनको हल्का सा स्कारिंग भी हो सकता है, और इन्फेक्शन रेयरली इसमें हो सकता है। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले पेशेंट क्या क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ट्राई कर सकते हैं? ज्यादातर मैंने बताया वैसे जेनेटिकली आपका बियर्ड डिसाइड होता है कि कैसा बियर्ड आना है, लेकिन अगर आपका बियर्ड आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के पहले काफी लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ट्राई कर लेते हैं, सर नहीं आएगी तो फिर हम ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो वैसे लोगों के लिए अच्छी डाइट हैबिट, न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए, अच्छी अमाउंट में आपको प्रोटीन खाना चाहिए, विटामिन ए, बी एंड ई जो है वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपको हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है।
फिश ऑयल की जो जेल कैप्सूल मिलती है उसमें भी आपको ओमेगा 3 मिल जाते हैं। उसके अलावा बियर्ड की अच्छी केयर ले, आपको वॉश करे, ट्रिम करे अच्छे से, तो वो आपको अच्छी बियर्ड दे सकता है। एक डर्मा रोलर करके प्रोसीजर है जिसके लिए भी काफी सारा हाइक मचा हुआ है कि ये इससे भी बियर्ड अच्छी आती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शेविंग करने से बियर्ड थिक और घनी हो जाती है, तो वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आप कितना भी घिस ले, वो बियर्ड जो जेनेटिकली डिसाइड है वही आती है। शेविंग का बियर्ड के ऊपर कोई ग्रोथ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सर डर्मा रोलर जैसे आपने बताया तो वो क्या होता है? तो डर्मा रोलर जो है वो एक ऐसी रोलर होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे नुकीले दांत जैसे बने होते हैं, तो वो आपको आपकी जहाँ जो एरिया में बियर्ड नहीं है वहां पे आपको लगानी होती है, वो घुमानी होती है। डर्मा रोलर बियर्ड में कितना प्रेशर होना चाहिए? डर्मा रोलर जो होता है, आपको पेन करे बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करे उतना प्रेशर आपको नहीं देना है, माइल्ड प्रेशर देना है, और वो आपको यहाँ पे ज्यादा डैमेज ना करे उस तरह से आपको डर्मा रोलर पहले ये डायरेक्शन में और फिर ऐसे डायरेक्शन में जहाँ पे आपको बियर्ड लानी है वो एरिया में आप कर सकते हैं। सर कितनी डेप्थ का डर्मा रोलर लेना चाहिए? ज्यादातर आप जैसे देख रहे हैं कि चमड़ी में बाल ये लेवल तक होते हैं, तो 1.5 mm या 1 mm का अगर आप डर्मा रोलर लेते हैं तो वो इफेक्टिव रहता है। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट बियर्ड के लिए कौन सी मैकेनिज्म काम करता है? ज्यादातर जो डर्मा रोलर है वो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि छोटे छोटे नुकीले इसमें होते हैं, वो उसके टीथ होते हैं, तो ये आपकी चमड़ी को माइक्रो डैमेज करती है। तो जब चमड़ी माइक्रो डैमेज होती है तो वहाँ बहुत सारी ब्लड सप्लाई आती है, बहुत सारा कोलेजन यहाँ पे रीजनरेट होता है, इसलिए जो फॉलिकल्स आपके हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हैं, माने जो उग नहीं रहे हैं, वैसे फॉलिकल्स को ये उगा सकता है, ऐसा माना जाता है। ये एकदम साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। डर्मा रोलर के साथ में और क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं? डर्मा रोलर के साथ में आप मिनॉक्सिडिल जो हेयर ग्रोथ की मेडिसिन है, आप सब जानते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इससे आपके बाल जो ऑलरेडी बाल उगे हुए हैं वो ठीक होते हैं और मजबूत हो जाते हैं, और शायद अगर कोई बाल सो रहा है तो वो भी उठने की संभावना होती है। और अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं यूज कर सकते हैं तो उसके साथ में आप ये कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी आप डर्मा रोलर के साथ में यूज कर सकते हैं। डर्मा रोलर को क्लीन कैसे करना चाहिए? डर्मा रोलर क्योंकि हर बार आप नया नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए उसको क्लीन करने के लिए एक बार यूज करके आप उसको गर्म पानी में, रनिंग वाटर जो होता है उसमें आप डाल दीजिए। उसके अलावा उसको अगर आपके पास स्पिरिट या अल्कोहल, आजकल कोरोना की वजह से सबके पास है, तो उसमें आप उसको 10 मिनट तक डुबो के रख सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो आप डेटॉल या सेवलॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसको अच्छे से वापस से एक बार चोखे पानी से धो के उसको एयर ड्राई करके एक क्लीन कंटेनर में आपको उसको रखना है। और ये डर्मा रोलर डेली यूज नहीं करना है आपको। डर्मा रोलर जो है हफ्ते में 2 बार ही यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा आप उसको आपके जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप उसको यूज कर सकते हैं। सर मुस्टाच हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या ऑप्शन है? मुस्टाच हेयर ट्रांसप्लांट भी बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट का भी एक प्रोसीजर मान सकते हैं। उसमें बियर्ड की जो डायरेक्शन होती है वैसे मुस्टाच में भी हेयर ट्रांसप्लांट की डायरेक्शन अच्छी होती है। तो जिसको काफी सारे क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे होते हैं, जिनको क्लेफ्ट लिप होने के कारण वहां पे बाल नहीं आते हैं, तो उनका स्कार अच्छा होने के बावजूद भी वो दिख जाता है कि उनको क्लेफ्ट था, तो वैसे लोग हैं। काफी सारे बच्चे बचपन में गिर जाते हैं जिनको टाँके लिए हुए थे, वहां पे बाल नहीं आते हैं, तो वैसे लोगों के लिए, या किसी को मुस्टाच कम है, सेंटर में मुस्टाच नहीं आती है काफी लोगों को, तो वैसे लोग मुस्टाच में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मुस्टाच की हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर और केयर जैसे बियर्ड की है वैसी ही होती है। मैं आपको 2-3 रिजल्ट हमारे क्लिनिक के दिखाना चाहूंगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी बियर्ड नहीं था, ये काफी सारा अच्छा बियर्ड उगा हुआ है। ये पूरा ही खाली एरिया था, इसमें हमने करीबन 4000 ग्राफ से ऊपर ग्राफ इसमें डाले हुए हैं। अब जैसे देख रहे हैं कि ये एरिया का इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। और ये जो रिजल्ट है करीबन 8 महीने का रिजल्ट है,
इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जब भी ये बाल और लंबे होंगे तो ये काफ़ी घना दिख सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी सारा चीज़ें सुनी हैं। एलिगेंस क्लिनिक है, उसमें हम बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी समय से कर रहे हैं। FUE FUT मेथड से कर रहे हैं। इसके अलावा जिसको डेंसिटी कम है तो नॉन सर्जिकल जो मेथड है, जैसे कि स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करना है, वो हम करते हैं। बियर्ड के लिए जो ग्रोथ की मेडिसिन होती हैं वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो एलिगेंस क्लिनिक में हमारे पास बियर्ड हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी सारा जो भी अवेलेबल ऑप्शन है, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल सकता है। हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है drashutosha.com। दूसरे QR कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद।